से बताइए अपना प्रॉब्लम, फिर से बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं आप। सर जब जब बस ई इंटरनल लगा हुआ था, तब इंटरनल डिप्लीशन ई रीजन में चार्जेस उसका ई इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड तब है और एक्सटर्नल बिल्कुल भी नहीं लगाया आपने। हाँ तो अब क्या है? यस सर, तो डिप्लीशन रीजन में चार्जेस का फ्लो हो रहा था। डिप्लीशन रीजन में तो चार्जेस सर का फ्लो नहीं हो रहा था। मतलब कि हाँ नहीं हो रहा था, और जब हमने ई ई एक्सटर्नल मान लो थोड़ा सा भी लगाया तो सर कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ेगा इस पे, तो चार्जेस का फ्लो फिर से शुरू हो जाना चाहिए और ये फिर बिल्कुल एक बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम उसी बात पर आ रहे थे अभी कि देखो, ये डिप्लीशन रीजन एक दीवार है, एक दीवार है ये, जो दोनों रीजन पी और एन रीजन के बीच में ऊंची सी बड़ी सी दीवार है। कोई भी इस दीवार को फांद कर एन टाइप का इलेक्ट्रॉन इस दीवार को फांद कर पी टाइप में नहीं जा सकता, पी टाइप का होल इस दीवार को फांद कर एन टाइप में नहीं जा सकता, जब तक ये डिप्लीशन रीजन बनी हुई है, बायसिंग यहाँ पर नहीं है। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो आपका क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डिप्लीशन रीजन थोड़ा सा रिड्यूस हो गया, यानी कि वो जो ऑब्स्ट्रक्शन, वो जो दीवार खड़ी थी मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो में, वो दीवार की ऊंचाई कुछ कम हो गई, वो ऑब्स्ट्रक्शन कुछ कम हो गया। देखिए ध्यान से, मैंने डिप्लीशन रीजन को भी थोड़ा पतला कर दिया है, कर दिया ना पतला, जब रिवर्स बायस। तो अब क्या होगा, अब एन टाइप से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो और पी टाइप में से होल्स का फ्लो शुरू हो जाएगा, यही शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक ये पूरी की पूरी डिप्लीशन रीजन है, बैरियर पोटेंशियल पूरा का पूरा बना हुआ है, तब तक तो चार्ज कैरियर्स का मोशन नहीं है। लेकिन जैसे ये डिप्लीशन रीजन कमजोर पड़ी, बैरियर पोटेंशियल से कम हो गया वोल्टेज, तो कुछ जो आ, कुछ जो उत्पाती बच्चे हैं, वो तो इस छोटी सी इस कम इस नीची दीवार को पार करके कूद के इधर उधर निकल जाएंगे ना। तो थोड़ा बहुत मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स का फ्लो हो जाता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स का फ्लो हो जाएगा। और जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते बढ़ाते इंटरनल के इक्वल कर दिया, डिप्लीशन रीजन में बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यानी कि जो ऑब्स्ट्रक्शन था, जो दीवार खड़ी थी दोनों के बीच में, उसे आपने ढा दिया। तो अब क्या होगा, अब तो और ज्यादा, अब जो कुछ कम शैतान बच्चे हैं वो भी निकल करके कहाँ जाने लगेंगे, वो भी जाने लगेंगे। ये तो इतनी ऊंची दीवार थी, जब पूरा बायस आपने नहीं दिया हुआ तब तो इन दोनों रीजन के बीच इतनी ऊंची दीवार है कि आ, शैतान से शैतान बच्चा भी छलांग लगाने वाला, ऊंची ऊंची छलांग लगाने वाला भी इसमें से पार नहीं जा पा रहा। आपने उस दीवार को कम कर दिया, तो कुछ शैतान जो थे, कुछ ज्यादा चंचल थे, वो तो निकल के पार जाएंगे। आपने दीवार बिल्कुल ही हटा दी, तो अब क्या होगा, अब तो जो बिल्कुल शरीफ है बेचारा बच्चा, वो तो यहाँ बैठा रहेगा, जो बिल्कुल ही शरीफ है, बेचारे को कुछ नहीं पता दीन दुनिया का, वो तो यहाँ बैठा रहेगा। लेकिन कुछ बच्चे जो थोड़े बहुत चंचल है, वो तो निकल के चले ही जाएंगे। तो यहाँ मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स का फ्लो बढ़ जाएगा। इसी बात पर हम आज डिस्कस करने वाले थे, वो आपने पूछ लिया कि डिप्लीशन रीजन जैसे जैसे हल्की पड़ती जाएगी, वैसे वैसे मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स का फ्लो बढ़ता चला जाएगा। और जब आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड से ग्रेटर हो गया, तो अब इस रीजन में भी क्या हो गया, एक सपोर्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। डिप्लीशन रीजन में भी एक सपोर्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो अब क्या होगा, अब तो जो जो बच्चे यहाँ चुपचाप बैठे हुए थे, उनको भी शह मिलने लगी, चलो भाई चलो, चलो भाई चलो, बुलावा आ रहा है सामने से, तो वो भी चलना शुरू कर देंगे। और इसके बाद जैसे ही थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आपने और स्ट्रॉन्गर किया, जैसे ही जरा सा और स्ट्रॉन्गर किया आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा सा और स्ट्रॉन्गर किया आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ, ये आपका डिप्लीशन रीजन। एक्चुअली तो डिप्लीशन रीजन का अब एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है, हमें डिप्लीशन रीजन कहना ही नहीं चाहिए। क्यों? डिप्लीशन रीजन कौन सा रीजन है? डिप्लीशन रीजन तो वो रीजन है जहां चार्ज है, चार्ज कैरियर नहीं है। अब तो यहाँ है चार्ज कैरियर, तो एक्चुअली हमें डिप्लीशन रीजन बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि है तो ये डिप्लीशन रीजन ही। तो अब आपने क्या करा, बाहर का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग
जबरदस्त तरीके से स्ट्रॉन्ग कर दिया, यानी कि जस्ट ओवरकम नहीं किया आपने इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को, काफी स्ट्रॉन्ग लगा दिया। तो अब यहाँ इस डिप्लीशन रीजन में भी काफी बढ़िया तकड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, हालांकि रहेगा इससे कम ही स्ट्रेंथ में। यहाँ देखिए मैंने दोनों रीजन में ज्यादा घनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई है और डिप्लीशन रीजन में कम घनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें बनाई है, लेकिन फिर भी बढ़ तो गया ना अब। तो अब क्या होगा, अब बहुत तेजी के साथ जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे फ्री, जो बिल्कुल ही चुपचाप बैठे हुए थे, बिल्कुल ही आइडियल बैठे हुए थे, सुस्त इलेक्ट्रॉन, वो भी चलने लगेंगे। जो होल यहाँ पर बैठे हुए थे चुपचाप बिल्कुल सुस्त पड़े हुए थे, वो भी अब चलने लगे। क्यों? क्योंकि ना बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है अब चलने के लिए। तो जैसे जैसे आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ओवरकम करता चला जाएगा इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को, वैसे वैसे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मोशन बढ़ता चला जाएगा, और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी, चलो उसे हम ग्राफ पे अभी हम डिस्कस करेंगे। जब आपने इतनी बात पूछी तो अब हम पहले फॉरवर्ड बायस का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये पूरा फॉरवर्ड बायस, इससे पहले हम एक चीज और सीखते हैं कि ये जो डायोड है डायोड है डायोड को हम हमेशा ऐसा नहीं बनाएंगे जैसे कि ये पी टाइप और होल बना दिया और एन टाइप और ऐसा नहीं बनाएंगे। इतना बड़ा डायोड बनाना, बार बार ये सारे डायग्राम बनाना बड़ा मुसीबत का काम है। तो सिंपली क्या है, इस डायोड का एक हम डायोड का एक सिंबल बना लेते हैं, सिंबल तैयार कर लेते हैं। जैसे कि आप सब अच्छी तरह जानते हैं, 9th क्लास से आपने पढ़ा हुआ है क्या, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है? रेजिस्टेंस का सिंबल है ए, दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस आर, इस पे लिख देते हैं। तो ऐसे ही हम डायोड का एक सिंबल बना लेते हैं। क्या है डायोड का सिंबल? डायोड का सिंबल है, डायोड का सिंबल है एक ट्राइंगल और उसके आगे एक खड़ी लाइन। ठीक है, ये सिंबल ऑफ डायोड है। इसमें जो ट्राइंगल है ये पी टाइप सेमीकंडक्टर रिप्रेजेंट करता है, और जो खड़ी लाइन है ये रिप्रेजेंट करता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर आप देखें ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखें, तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, होल्स का फ्लो है, तो आप जरा बताइए तो सही कि ये क्या डायरेक्शन है इसके फ्लो की, करंट की क्या डायरेक्शन होगी? मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से करंट चल रही है, करंट की फॉर्म में तो चलेंगे ये सारे होल्स और इलेक्ट्रॉन। करंट की जो डायरेक्शन है, कन्वेंशनल डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये डायरेक्शन करंट की होगी। कहाँ से कहाँ होगी? पी से एन टाइप की तरफ को। तो एक्चुअली ये जो ट्राइंगल बना हुआ है छोटा सा, ये जो ट्राइंगल छोटा सा बना हुआ है, ये रिप्रेजेंट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ मेजोरिटी करंट। हालांकि माइनॉरिटी करंट भी चल सकती है, लेकिन मेजोरिटी करंट की डायरेक्शन को ये रिप्रेजेंट करता है। ये पी टाइप और एन टाइप हो गया। ठीक है, अब इसे आपने बायसिंग देनी है, तो बायसिंग देने के लिए हम एक सर्किट बनाते हैं, ऐसा सर्किट बनाते हैं जिसमें कि इसकी बायसिंग को, वोल्टेज को, इसके अक्रॉस वोल्टेज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? वही पोटेंशियल डिवाइडर, जैसे कि आपने याद हो आपको, हमने बनाया था उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले में। रियोस्टेट को यूज करते हैं एज ए पोटेंशियल डिवाइडर, रियोस्टेट एज पोटेंशियल डिवाइडर। ठीक है, इसका एक सिरा, एक वाइपर, यहाँ दो वाइपर होते हैं इस वाले पोटेंशियल डिवाइडर में एक्चुअली, और दूसरा सिरा ले जाने से पहले हम यहाँ एक मिली एम्पियर डाल देते हैं, करंट मेजर करने के लिए कितनी करंट चल रही है। और वो पूरा का पूरा कहाँ जाता है? वो वाइपर आर्म दूसरी तरफ चला जाता है। ये जो गोल सा सर्किल बना दिया जाता है, इसका मीनिंग होता है कि ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, ये वाला वायर और ये वायर दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। ये आपका यहाँ आ गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डायोड नापने के लिए एक वोल्ट मीटर आपने इसके पैरेलल में लगा दिया। पॉजिटिव सिरा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ, ये आपकी हो गई बैटरी और ये हो गया आपका की। ये ये पूरा आपका सर्किट बन गया। किसके लिए सर्किट बन गया? फॉरवर्ड बायसिंग के लिए। ध्यान से देखिए आप कि जो पी टाइप क्रिस्टल है वो कहाँ है? टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ
बैटरी। और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल घूम फिर करके कहाँ आ रहा है, इट इज मोर क्लोजर टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। अगर मैं ये वाइपर आर्म यहाँ ले लूँ और ये वाला ऊपर वाला इधर ले लूँ, तो क्या होगा, तब आपका पी टाइप टूवर्ड्स निगेटिव पहुंच जाएगा और एन टाइप टूवर्ड्स पॉजिटिव बन जाएगा, तब हम कहेंगे इसे रिवर्स बायस में। तो ये जो अभी आपका डायग्राम है, ये डायग्राम क्या है, ये डायग्राम है आपका कौन सा, फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, दोनों वाइपर आर्म आप एक जगह मिला दीजिए ला करके। कैसे मिला दीजिए, ये वाला वाइपर आर्म आप लाइए यहाँ, और ये वाला वाइपर आर्म यहाँ लाइए, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने कर दीजिए। तो क्या होगा, दोनों जब एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, तो फिर जितना पोटेंशियल पी टाइप का है उतना ही एन टाइप का, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जंक्शन इज जीरो, यानी बायसिंग जीरो, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा यहाँ। अब जैसे जैसे आप इस वाइपर आर्म को पॉजिटिव की तरफ घटाते जाएंगे, या जैसे जैसे आप एन टाइप से जुड़े हुए वाइपर आर्म को निगेटिव की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहे हैं, किसके अक्रॉस, पीएन जंक्शन डायोड के अक्रॉस। और इस पोटेंशियल डिफरेंस का इंक्रीज होना, इस पोटेंशियल डिफरेंस का इंक्रीज होना कहलाता है बायसिंग इंक्रीज होना, बायसिंग इंक्रीज होना। ओके, अब हम इसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों बायस एक ही ग्राफ पर हम ड्रॉ करेंगे। तो पहले अब हम फॉरवर्ड बायस डिस्कस कर लेते हैं। फॉरवर्ड बायस का ग्राफ कैसे बनने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, और बहुत सारे काम, बहुत सारे फिनोमिनन इसी ग्राफ से एक्सप्लेन होते हैं। इसका जो वर्किंग है, वो वर्किंग इसी ग्राफ से एक्सप्लेन होती है कि कहाँ यूज करना है आपने, कैसे यूज करना है। दो एक्सिस में ड्रॉ कर रहा हूँ, एक ऑब्वियसली वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम ले रहे हैं बायसिंग, एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर लेंगे हम क्या, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस का मतलब जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, वैसे वैसे आप पीएन जंक्शन के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ाते चले आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर करते चले आ रहे हैं। और यहाँ वाई एक्सिस पर हम लेंगे, वाई एक्सिस पर क्या लेंगे, वाई एक्सिस पर लिया जाएगा फॉरवर्ड करंट, जो कि है मिली एम्पियर में, मोस्ट ऑफ द केस मिली एम्पियर में, लेकिन जरूरी नहीं है। जो बड़े डायोड होते हैं, हैवी डायोड होते हैं, उनमें 10-10, 50-50, 100-100 एम्पियर की करंट भी चल जाती है, जो मॉडर्न डायोड्स है। फॉरवर्ड बायस है, जब आपके जंक्शन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो फिर मिली एम्पियर मीटर में आपको कोई भी करंट यहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि जंक्शन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, जंक्शन पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर लगाया हुआ, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स का बिल्कुल भी फ्लो नहीं हो रहा। फिर आपने इस वाइपर आर्म को, दोनों वाइपर आर्म कहाँ थे इस टाइम, दोनों वाइपर आर्म यहाँ एक दूसरे के सामने थे, बीचों बीच, बीचों बीच हो या ना हो, एक दूसरे के सामने। अब आपने पी टाइप वाले आर्म को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ खिसकाना शुरू कर दिया, या एन टाइप वाले को आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ खिसकाना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जंक्शन आप इंक्रीज कर रहे हैं। इसे हम कहते हैं कि आप पी एन जंक्शन की बायसिंग इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब बायसिंग इंक्रीज हो गई, बायसिंग इंक्रीज हुई, तो हल्का सा इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर पड़ गया, जंक्शन पर डिप्लीशन रीजन कमजोर पड़ गई, थोड़े बहुत मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स चलने लगे। जैसे जैसे आप फॉरवर्ड बायस बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे ये मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स ज्यादा से ज्यादा मोर ज्यादा और ज्यादा मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स जंक्शन को पार करने लगेंगे, यानी फॉरवर्ड बायस बढ़ाने के साथ साथ आपकी फॉरवर्ड करंट बढ़ती चली आएगी। कौन सी कंडीशन बन रही है ये कौन सी कंडीशन बन रही है, ये कंडीशन बन रही है यहाँ से यहाँ तक की, नो बायसिंग, हल्की सी बायसिंग, फिर आपने बायसिंग बढ़ाकर इतनी कर दी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों जीरो हो गए, दोनों मिलकर इक्वल हो गए, अपोजिट हो गए, तो डिप्लीशन रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल जीरो हो गया। यहाँ तक आते आते यहाँ फॉरवर्ड बायस आपने बढ़ाई बढ़ाई बढ़ाई, बढ़ाते 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 यहाँ आपका जो फॉरवर्ड बायस है
वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होगी, या दूसरे वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं कि जो आपने यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है इस जंक्शन के अक्रॉस, ये पोटेंशियल डिफरेंस बैरियर वोल्टेज के इक्वल हो गया, एग्जैक्टली बैरियर वोल्टेज के इक्वल हो गया। बैरियर वोल्टेज आपको याद हो, हमने पीछे डिस्कस किया था क्या, कि यहाँ जब पी एन जंक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप हुए तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। एन टाइप में पॉजिटिव है ये और पी टाइप में नेगेटिव है, समझ रहे। अच्छा, अब आपने जब फॉरवर्ड बायस करा है तो फॉरवर्ड बायस में एक्चुअली आपने क्या किया, फॉरवर्ड बायस में आपने पी टाइप को जोड़ा है कहाँ से, पॉजिटिव टर्मिनल से, और एन टाइप को जोड़ा नेगेटिव टर्मिनल से। इसका उल्टा लगा रहे हो ना, जो इसका अपना इंटरनल वोल्टेज है जिसे हम बोलते हैं बैरियर वोल्टेज, बैरियर वोल्टेज के अगेंस्ट लगा रहे हो ना। जब तक आपका अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इस बैरियर वोल्टेज से कम है तब तक आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम है। जैसे ही आपका अप्लाइड एक्सटर्नल वोल्टेज इस पोटेंशियल बैरियर वाले वोल्टेज के इक्वल हुआ, अपोजिट हुआ, तब उस केस में कंडीशन क्या बनेगी कि आपका एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होगी और डिप्लीशन रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। जब तक डिप्लीशन रीजन मेंटेन है, जब तक डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, तब तक ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को एक दूसरे के एन से पी में, पी से एन में जाने से रोकता रहेगा। जब ये अपनी फुल फ्लैज फॉर्म में है, बायसिंग आपने नहीं लगा रखी, पूरी तरह से बना हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ने एन टाइप में से इलेक्ट्रॉन्स को पी टाइप में जाने से रोका हुआ, पी टाइप के होल्स को एन टाइप में जाने से बिल्कुल बिल्कुल रोका हुआ है। ये इतना ऊंचा बैरियर, बैरियर वर्ड तो आपने सुना होगा ना, पुलिस वाले जो बीच में सर ट्रैफिक रोकने के लिए लगा देते हैं, वो बैरियर कहलाता है, जिसे जब रोकना होता है कहीं पर। यस। तो वही बैरियर वोल्टेज है ये, वही बैरियर, बैरियर लगा हुआ है। जब तक ये बैरियर पूरी तरह लगा हुआ है तो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का एन टाइप से पी टाइप में, होल्स का पी टाइप से एन टाइप में फ्लो नहीं हो सकता। अब आपने क्या काम किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लगा दिया। तो इसका मतलब आपने वो बैरियर कम कर दिया, उस बैरियर की ऊंचाई छोटी कर दी। तो अब क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा है थर्मल एजिटेशन से या किसी भी रीजन से, वो इस बैरियर को तोड़ करके एन टाइप में आ जाएंगे, पी टाइप में, और कुछ होल्स पी टाइप से एन टाइप में आने लगेंगे, यानी कि अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का फ्लो शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी भी ये बैरियर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, बिल्कुल बैरियर वोल्टेज के इक्वल, और अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना रह जाएगा, बैरियर वोल्टेज से कुछ कम रह जाएगा, क्योंकि आपने अपोजिट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया बाहर से। एक कंडीशन ऐसी आई कि आपने जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है यहां इस कंडीशन में, वोल्टेज अप्लाइड बिकम्स इक्वल टू व्हाट, बैरियर वोल्टेज। और इस कंडीशन में आकर के आपका जो डिप्लीशन रीजन है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल जीरो हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो अब जो ऑब्स्ट्रक्शन था, जो रुकावट थी एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स को पी टाइप में जाने के लिए और पी टाइप के होल्स को एन टाइप में जाने के लिए, जो रुकावट थी वो रुकावट खत्म हो गई, लेकिन अभी सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से पी टाइप में जाने लगेंगे, कुछ होल्स पी टाइप से एन टाइप में जाने लगेंगे। यहाँ भी जा रहे थे, लेकिन जितने यहाँ जा रहे थे उससे ज्यादा जाने लगेंगे। जो बिल्कुल ही सुस्त इलेक्ट्रॉन है, जो बिल्कुल ही आइडल पड़े हुए हैं, बिल्कुल ही खामोश पड़े हुए हैं यहाँ पर, वो नहीं जा पाएंगे अभी। लेकिन जब आपने अपना वोल्टेज, वोल्टेज आपका अप्लाइड वोल्टेज, अब आपका जो अप्लाइड वोल्टेज है, मैं इधर कहीं लिख दूं, यहाँ इस कंडीशन में आपका जो अप्लाइड वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज इज ग्रेटर देन व्हाट, पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा हो गया। तो अब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, कहाँ डेवलप हो गया, इस डिप्लीशन रीजन में, और ये सपोर्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के लिए। तो अब कुछ इलेक्ट्रॉन जो बिल्कुल सुस्त पड़े हुए थे, उनमें से भी कुछ इलेक्ट्रॉन चलने लगेंगे। अगर आप और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं तो एक कंडीशन ऐसी आएगी
कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ रुक नहीं पाएगा एन रीजन में, सारे इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देंगे पी टाइप की तरफ को, और सारे होल्स जितने भी हैं वो एन टाइप की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। और होता क्या है एक्चुअली कि इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही यहाँ डिप्लीशन रीजन में आता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया जंक्शन पर, एक होल आया, दोनों एक दूसरे को खत्म कर गए। एक होल चला पी टाइप से जंक्शन पर, जंक्शन में पहुंचा, एक इलेक्ट्रॉन चला एन टाइप से जंक्शन पर पहुंचा, इलेक्ट्रॉन ने होल को फिलअप कर दिया, दोनों खत्म। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से खत्म होता, आपने बैटरी से जोड़ा हुआ है ना इसे, एक बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से निकल करके इलेक्ट्रॉन एन टाइप में आ गया। जैसे ही एक होल यहाँ खत्म हुआ, यहाँ से एक बॉन्ड टूटा और इलेक्ट्रॉन निकल करके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में चला गया, एक नया होल बन गया। होल लगातार बनते रहते हैं पी टाइप में, इलेक्ट्रॉन्स आते रहते हैं एन टाइप में। बस क्या है, जंक्शन पर आकर के इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का कॉम्बिनेशन होता चला जाता है। जैसे ही एक होल एक इलेक्ट्रॉन खत्म होता है, वैसे ही तुरंत एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है एन टाइप में, एक होल आ जाता है पी टाइप में। तो यहाँ इस कंडीशंस में देखना जरा ध्यान से, यहाँ से करंट जीरो, करंट थोड़ी और बढ़ी, करंट थोड़ी और बढ़ी, यहाँ करंट अब तेजी के साथ बढ़ेगी क्योंकि सपोर्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ करंट बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग लगा दिया। कोई भी इलेक्ट्रॉन अब नहीं बचा जो चल ना रहा हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा जो इसमें फालतू मतलब खामोश पड़ा रहे, सारे इलेक्ट्रॉन्स मोशन से। अब अगर और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कर दोगे तो आप करंट फर्दर नहीं बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स यहाँ से बढ़ ही नहीं रहे। बिल्कुल वही है बात जो पोटेंशियल उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें कहाँ पढ़ी थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कि आपने बढ़ाया था वो कलेक्टर का वोल्टेज, तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगे थे। एक कंडीशन ऐसी है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वहां उसके एमीटर के चारों तरफ इकट्ठे, वो सारे के सारे पहुंच गए, सारे पहुंच गए, तो अब चाहे कितना भी ऊंचा दे दो कलेक्टर का वोल्टेज, जब करंट बढ़ेगी नहीं। तो ये बायस जीरो, बायस जीरो से बढ़ाया, बायस जीरो बढ़ाया आपने, फॉरवर्ड करंट बढ़ी, फॉरवर्ड करंट बढ़ी, और यहाँ इस वोल्टेज पर आकर के आपका जो अप्लाइड बायसिंग वोल्टेज था वो हो गया बैरियर वोल्टेज के इक्वल, और इसे हम बोलते हैं वी के आया कहां से, नी, के एन डबल ई, नी, घुटना, घुटना वाला। और जैसे ही आपका फॉरवर्ड बायस अब इस नी वोल्टेज से ऊपर हुआ, यानी आपके फॉरवर्ड वोल्टेज बैरियर वोल्टेज से आगे हुए, तो इलेक्ट्रॉन्स को, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को, होल्स को सपोर्ट मिलने लगा, करंट बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा। हो गया नहीं ऐसे जैसे आप घुटना मोड़ के बैठे हुए हो, ये आपका नीचे का हिस्सा, ये ऊपर का फ्लैग घुटना सा बन गया ना, तो यस इसलिए नी वोल्टेज बोलते हैं। जैसे ही आपका फॉरवर्ड बायस जरा सा इंक्रीज हुआ, किससे, बैरियर वोल्टेज से ऊपर हुआ, नी वोल्टेज से ऊपर हुआ, अब आप मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो को सपोर्ट मिलने लगा, जबरदस्त सपोर्ट मिलने लगा। जो चार्ज कैरियर्स नहीं चलने वाले थे वो भी चलने लगे, और करंट एकदम तेजी के साथ बढ़ी। और बहुत जल्द, बहुत जल्द, हल्का सा वोल्टेज फॉल होते ही अब करंट का बढ़ना रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्यों? क्योंकि अब एन टाइप के सारे इलेक्ट्रॉन्स, पी टाइप के सारे इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, कोई बचा ही नहीं और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए करंट को। तो ये करंट क्या हो गई आपकी, ये सैचुरेटेड करंट आ गई। यहां देखिए, इस कंडीशन में कोई करंट नहीं थी। अब आपका फॉरवर्ड बायस आपके पोटेंशियल बैरियर से कम है, तो थोड़े से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स चलना शुरू कर दिया, थोड़े से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ने चलना शुरू कर दिया। वो कौन सा लेवल है? वो ग्राफ में ये वाली स्थिति। आपने फॉरवर्ड बायस बढ़ाया तो और थोड़े से ज्यादा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ने चलना शुरू कर दिया। आपने फॉरवर्ड बायस बढ़ाते बढ़ाते कितना कर दिया, जो बैरियर वोल्टेज के इक्वल हो गया, तो अब बहुत सारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स चलने लगेंगे, लेकिन वो चलेंगे जो बिना सपोर्ट के ही माइग्रेट कर सकते हैं। यहाँ इस कंडीशन में, ये वो कंडीशन है जब आपका अप्लाइड वोल्टेज नी वोल्टेज के इक्वल है, बैरियर वोल्टेज के इक्वल है। इसे ग्राफ पर हम क्या बोलते हैं, के एन डबल ई, नी वोल्टेज। तो अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर चलना शुरू हो गए, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं है। लेकिन कौन चलेंगे? जिनमें खुद की अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में, कुछ होल्स पी टाइप में अब भी पड़े रहेंगे, वो चलने को तैयार नहीं। आपने अब आपने क्या काम करा, अब आपका जो अप्लाइड वोल्टेज है वो पोटेंशियल बैरियर से ऊंचा हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया अब डिप्लीशन रीजन में भी, इन द डायरेक्शन टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये सपोर्टिव बन गया, सपोर्टिव बन गया, ये कंडीशन आ गई अब आपकी। अब ये वाली कंडीशन, नी वोल्टेज से ऊपर ही कंडीशन आ गई, तो फिर एकदम से बहुत तकड़ी करंट इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि जो
जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आइडियल बैठे हुए थे, होल्स यहाँ आइडियल बैठे हुए थे, वो उसमें से भी काफी चलने लगे। आपने थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या हुआ, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया तो और ज्यादा जो फाल जो चुपचाप बैठे हुए थे इलेक्ट्रॉन्स, चुपचाप बैठे हुए थे होल्स, वो भी चलने लगे। और एक वोल्टेज ऐसा आया कि एन टाइप के सारे इलेक्ट्रॉन्स, पी टाइप के सारे होल्स चलने लगे। अगर आप फर्दर वोल्टेज बढ़ाते तो अब करंट तो चलेगी, करंट चल रही है, करंट है, लेकिन करंट का बढ़ना रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वहां एन टाइप में, जितने भी होल्स थे पी टाइप में, सबके सब चलने लगे। तो अब करंट क्यों बढ़ेगी आगे? अब करंट चल रही है लेकिन करंट का बढ़ना बंद हो जाएगा। ये मत समझिए करंट खत्म हो गई, करंट है अब भी, ये फॉरवर्ड करंट पर एक्सिस पर है अब करंट, लेकिन करंट का बढ़ना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कैरियर, नेगेटिव चार्ज कैरियर और है ही नहीं करंट को बढ़ाने के लिए। पर सेकंड जितने चल सकते थे उतने चलने लगे।